हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन लेक्चर्स जो सीए इंटर और सीएमए इंटर के लिए एप्लीकेबल है। और इन रिवीजन लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी हेड से। हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल होने की कंडीशंस दे रखी है कि रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कब टैक्सेबल होगी। इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी ए हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है बिल्डिंग या बिल्डिंग प्लस लैंड अपार्टेनेंट देयरटू। और एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, और एसएससी वो प्रॉपर्टी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा होना चाहिए। एसएससी लैंडलॉर्ड अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा होना चाहिए। हाँ, अगर टीनेट यूज कर रहा है अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए तो यस, हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल होगा। बट अगर लैंडलॉर्ड एसएससी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है एसएससी के पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसएससी उसका ओनर होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी एसएससी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहा होना चाहिए। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में सबसे पहला काम होता है हमें एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है। एनुअल वैल्यू का मतलब टैक्सेबल अमाउंट। हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो अमाउंट टैक्सेबल होना है वो उसको बोला जाता है एनुअल वैल्यू। उसको डिटरमाइन करने का प्रोसीजर सेक्शन 23 में दे रखा है। अच्छा, ये सेक्शन 23 समझने से पहले हम समझते हैं टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी एसएससी किराए पर दे देता है वो कहलाती है लेट आउट प्रॉपर्टी, शॉर्ट में बोलेंगे उसको एलओपी। और जो प्रॉपर्टी एसएससी अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज करता है उसको हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, शॉर्ट में एसओपी। और जो प्रॉपर्टी एसएससी ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, ना तो किराए पर दिया ना खुद ऑक्यूपाई कर पाया, वो कहलाती है नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और एक और कंसेप्ट है यहां पर डीम टू बी लेट आउट। कुछ सिचुएशन में एसएससी की प्रॉपर्टी लेट आउट है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको लेट आउट मान लिया जाएगा, उसे कहा जाता है डीम टू बी लेट आउट, शॉर्ट में बोलेंगे डीएलओपी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के चार टाइप हुए, एलओपी, एसओपी, एनओपी और डीएलओपी प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की। इसकी एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने का प्रोसीजर आपको सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में दे रखा है। अच्छा, लेट आउट प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू मतलब टैक्सेबल अमाउंट निकालने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेगी, जैसे फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड, मतलब उस प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी। और दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जो म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में म्युनिसिपल अथॉरिटी ने डिटरमाइन की है उस प्रॉपर्टी के लिए, वो कहलाती है म्युनिसिपल वैल्यू। और स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट मतलब मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए, कुछ स्टेट्स में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, वहां पर गवर्नमेंट उस एरिया में प्रॉपर्टी कितने किराए पर कितना किराया चार्ज किया जा सकता है उसकी मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब हुआ मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। अच्छा, तो हम इससे इन तीनों को यूज करके हम एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे ये समझना है। आ जाइए तो समझते हैं। फेयर रेंट सबसे पहले हम ले लेंगे, लेकिन अगर फेयर रेंट गिवन नहीं है तो एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 may be taken as फेयर रेंट। ठीक है, फिर इसको फेयर रेंट को म्युनिसिपल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और जो हायर होगा दोनों में से वो ले लेंगे और उसको बोलेंगे जेड वैल्यू। ठीक है, फिर ये जेड वैल्यू आने के बाद इस जेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट बता दिया था मैंने, मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, और ये जिस स्टेट में एप्लीकेबल है, सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, तो जेड वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को अब कंपेयर करेंगे हम, और इन दोनों में से जो व्हिचएवर इज लेस देंगे। अब आपका कहना है सर यहां पे हायर लिया और यहां पे व्हिचएवर इज लेस लिया, ऐसा क्यों? तो देखिए, यहां पर तो गवर्नमेंट ज्यादा बड़े अमाउंट पे टैक्स लगाना चाहती है, इसलिए यहां तो बोला हायर। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड रेंट होता है, चूंकि वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रेंट है वो, इसलिए यहां पर व्हिचएवर इज लेस लिया जाएगा। जेड वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट में से जो व्हिचएवर इज लेस है वो कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड रेंट इन जनरल 12 महीने का होगा। अगर उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप एसएससी के पास फुल ईयर की है तो ये एक्सपेक्टेड रेंट इन जनरल 12 महीने का होगा। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब आगे बात करते हैं
एक्चुअल रेंट जो भी रिसीव्ड है या रिसीवेबल भी है तो भी ले लिया जाएगा। मतलब टीनेंट ने लैंडलॉर्ड एसएससी को किराया पे नहीं किया है तो भी रिसीवेबल है तो भी हम उसको एक्चुअल रेंट में यहां पर लेंगे, रिसीव्ड और रिसीवेबल। बट ध्यान रखिए ये एक्चुअल रेंट सिर्फ एक्चुअली लेट आउट पीरियड का ही लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी सिर्फ 9 महीने के लिए लेट आउट हुई थी तो ये एक्चुअल रेंट सिर्फ 9 महीने का लिया जाएगा, जबकि एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लिया जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करके हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर कैसे किया जाएगा ये बात समझते हैं और उसके लिए हम ये टेबल यूज करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, एक्सपेक्टेड रेंट ही गिवन है अगर एक्चुअल रेंट गिवन नहीं है, ऐसा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में ही होगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो होगा तभी तो प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में एक्चुअल रेंट ऑलवेज मिसिंग होता है, इसलिए उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, डीएलओपी प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आगे चल के हम समझेंगे। उस केस में एक्चुअल रेंट मिसिंग होता है, इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब सुनिए, अगर एक्चुअल रेंट गिवन है और वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब सुनिए, ऐसा हो सकता है क्या कि प्रॉपर्टी कुछ टाइम तक वैकेंट रही, 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी खाली थी, टेनेंट नहीं रहा, प्रॉपर्टी वैकेंट थी, उसके बावजूद एक्चुअल रेंट ज्यादा है पूरे साल का, एक्चुअल रेंट पूरे साल का ज्यादा है इन स्पाइट ऑफ वैकेंसी, तो भी एक्चुअल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका मतलब अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हम निकाल रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, क्यों कम है? ड्यू टू वैकेंसी। तो गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसी को जेन्युइन रीजन मानती है कि अच्छा वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम है तो ठीक है, आप एक्चुअल रेंट कम है ना तो वही ले लीजिए और वही बना दीजिए आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है तो इसे जेन्युइन रीजन माना जाता है और एक्चुअल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब बात करते हैं, अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम तो है बट वैकेंसी रीजन नहीं है, एसएससी ने उसको खुद ही सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया, एसओपी। एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बना दिया एसएससी ने उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए, या किसी अदर रीजन की वजह से एक्चुअल रेंट कम है, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम नहीं है, एसएससी ने कुछ टाइम पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी को खुद ही सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया या किसी अदर रीजन की वजह से एक्चुअल रेंट कम है, तो गवर्नमेंट तो सिर्फ वैकेंसी को ही जेन्युइन रीजन मानती है ना, तो इस केस में अब गवर्नमेंट कम वाला अमाउंट गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इस केस में अब ज्यादा वाला अमाउंट कौन सा है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहां पर बात क्या की कि देखिए नॉर्मली तो ये सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन ही होती है जिसमें एक्चुअल रेंट ही बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, लेकिन रॉ फर्स्ट कब एप्लीकेबल होती है? डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और फोर्थ रॉ कब एप्लीकेबल होगी? जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा, जहां पर एक्चुअल रेंट कम हो एक्सपेक्टेड रेंट से और वैकेंसी रीजन नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपेशन है रीजन या किसी अदर रीजन की वजह से एक्चुअल रेंट कम है। फॉर एग्जांपल अगर एसएससी ने टीनेंट से फॉर एग्जांपल 30,000 पर मंथ रेंट चार्ज करना चाहिए था लेकिन 27,500 ही चार्ज किया, तो इस केस में एक्चुअल रेंट तो अदर रीजन की वजह से कम है, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि एक्चुअल रेंट आपका अदर रीजन की वजह से कम है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमको, हम इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। ठीक है, तो फोर्थ रॉ कहती है अगर वैकेंसी रीजन नहीं है, एक्चुअल रेंट की सेल्फ ऑक्यूपेशन की वजह से कम है या अदर रीजन की वजह से कम है, तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से क्या आ गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से मिल जाएगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड होना चाहिए ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो एसएससी ने म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली में पे कर रहा होना चाहिए, मतलब वो एक्चुअली पेड होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एसएससी को एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, एसएससी का मान लीजिए पास्ट 10 इयर्स का म्युनिसिपल टैक्स
अनपेड था, ठीक है, और करंट ईयर का भी अनपेड है। अब म्यूनिसिपल अथॉरिटीज आई म्यूनिसिपल टैक्स की रिकवरी के लिए, तो एसएससी से पास्ट 10 इयर्स का और करंट ईयर का और एक आने वाले फ्यूचर ईयर का भी टोटल 12 साल का म्यूनिसिपल टैक्स एसएससी से वसूल कर लिया गया। पास्ट 10 इयर्स, 1 करंट ईयर एंड 1 फ्यूचर ईयर, टोटल 12 इयर्स का म्यूनिसिपल टैक्स एसएससी से म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने वसूल कर लिया। तो क्या इधर टोटल 12 साल का म्यूनिसिपल टैक्स लेस होगा या उस रेस्पेक्टिव ईयर का ही म्यूनिसिपल टैक्स लेस होगा? पूरे 12 साल का लेस होगा। क्यों? म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एसएससी को तभी, लैंडलॉर्ड एसएससी को तभी मिलेगा जब ये एसएससी ने एक्चुअली बियर किया हो, ठीक है। मतलब लैंडलॉर्ड की जेब से ये खर्चा हुआ है म्यूनिसिपल टैक्स का, तभी लैंडलॉर्ड एसएससी को इसका डिडक्शन मिलेगा। अगर ये टीनेंट ने बियर किया है तो इसका डिडक्शन लैंडलॉर्ड एसएससी को नहीं मिलेगा। अच्छा, टीनेंट ने एक बार पे कर दिया, बाद में लैंडलॉर्ड ने टीनेंट को रीइंबर्स कर दिया, तो इस केस में म्यूनिसिपल टैक्स का बर्डन तो लैंडलॉर्ड पर पड़ा, तो यस, म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लैंडलॉर्ड एसएससी को उस केस में मिल जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए म्यूनिसिपल टैक्स के डिडक्शन के लिए, वो एक्चुअली पेड होना चाहिए और पेड बाय लैंडलॉर्ड एसएससी होना चाहिए। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स का मतलब क्या है? वो टैक्स जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी लगाती है, और वो किसी भी नाम से हो सकता है, जैसे लोकल टैक्स, वाटर टैक्स, फायर टैक्स, सीवरेज टैक्स के नाम से भी हो सकता है। बट अगर वो टैक्स म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने लगाया है तो यस, वो म्यूनिसिपल टैक्स कहलाएगा। अब प्रॉपर्टी पर कुछ टैक्सेस तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, जैसे लैंड रेवेन्यू और ग्राउंड रेंट, बट वो टैक्सेस लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी नहीं है तो उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां पर सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा जो टैक्सेस लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी है। अच्छा, कई बार म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, तो वो परसेंटेज हम म्यूनिसिपल वैल्यू पर अप्लाई करेंगे तो म्यूनिसिपल टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो म्यूनिसिपल टैक्स अगर परसेंटेज फॉर्म में, तो म्यूनिसिपल वैल्यू पर अप्लाई करके हम म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब म्यूनिसिपल टैक्स लेस हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, अब हम इसमें से लेस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट होता है बैड डेट। टीनेंट प्रॉपर्टी में रहा, एसएससी लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पर रहा, एसएससी का रेंट रिसीवेबल है, लेकिन वो बैड डेट हो गया, तो उसको हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। तो अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से मिल जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जो इनकम टैक्स रूल्स के रूल 4 में दे रखी है। क्या कंडीशन है? टीनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब टीनेंट वहां पर जेन्युइनली रह रहा था, या और दूसरी कंडीशन, मतलब ये तीनों कंडीशन, 4 कंडीशन है, ये चारों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी एसएससी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। तो टीनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, जेन्युइनली होनी चाहिए, टीनेंट वहां पर जेन्युइनली रह रहा था और टीनेंट ने या तो वो प्रॉपर्टी वैकेट कर दी है या एसएससी ने अपनी तरफ से भरकस कोशिश की है उसको प्रॉपर्टी खाली करवाने की, बट उसने खाली नहीं की है। और डिफॉल्टिंग टीनेंट के पास एसएससी की और कोई प्रॉपर्टी पोजीशन में नहीं होनी चाहिए, और एसएससी ने इस डिफॉल्टिंग टीनेंट के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है, या एसएससी प्रूव कर सकता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स करना यूजलेस है। तो अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती है तो एसएससी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, और अगर रेंट अनरियलाइज्ड है तो लेस कर देंगे। तो ये लेस होने के बाद हमारे पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। नेट एनुअल वैल्यू में से फिर 2 डिडक्शन मिलेंगे सेक्शन 24 में, और सेक्शन 24 क्लॉज ए है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनएवी का स्ट्रेट वे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा फ्लैट। और सेक्शन 24 क्लॉज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर एसएससी ने अपनी इस प्रॉपर्टी के लिए हाउसिंग लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां उसे मिल जाएगा। तो एनएवी में से ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शन मिले, म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट, तब जाके नेट एनुअल वैल्यू आई, और नेट एनुअल वैल्यू में से फिर 2 डिडक्शन मिले, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट का, तब जाके आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम लेट आउट प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी का टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे जो हमको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल शो करना होगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या नॉट ऑक्यूपाइड है तो उस पर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 23 सबसेक्शन 2।
जो प्रॉपर्टी एसएससी अपने ओन रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा है वो कहलाती है एसओपी प्रॉपर्टी, और जिस प्रॉपर्टी को एसएससी किसी भी रीजन की वजह से ऑक्यूपाई नहीं कर पाया वो कहलाती है नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। चाहे एसओपी है चाहे एनओपी है, उसकी एनुअल वैल्यू तो निल ही लेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कोई इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है, तो इसकी एनुअल वैल्यू मतलब टैक्सेबल अमाउंट निल माना जाएगा। ठीक है, अब कितनी प्रॉपर्टी एसएससी एसओपी एनओपी मान सकता है? ज्यादा से ज्यादा दो प्रॉपर्टीज एसएससी एसओपी एनओपी मानकर उनकी एनुअल वैल्यू निल ले सकता है। बट अगर वो एक्चुअली लेट आउट है तो फिर वो एसओपी एनओपी ट्रीट नहीं की जाएगी और उसकी एनुअल वैल्यू निल नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो या तो वो सेल्फ ऑक्यूपेशन में काम आ रही है या वो एसएससी उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, या तो वो एसओपी है या एनओपी है, इसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी। अब एक बात सुनिए, ये ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा दो प्रॉपर्टीज के लिए एसएससी एनुअल वैल्यू निल ले सकता है अगर वो एसओपी एनओपी है तो, और एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल ले पाने का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, अदर एसएससी को नहीं मिलेगा। एक बात खास सुनिए, क्या एसओपी प्रॉपर्टी पर या एनओपी प्रॉपर्टी पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा सिवाय इंटरेस्ट के, उसकी एनुअल वैल्यू निल होगी और सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट भी मैक्सिमम लिमिट तक डिडक्शन मिलेगा और गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर रखी है, आगे चल के पढ़ेंगे। डिडक्शन मैक्सिमम लिमिट तक ही मिलेगा इंटरेस्ट का, तो एसओपी प्रॉपर्टी पर सिर्फ इंटरेस्ट का, एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी पर सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है। अब सुनिए, एसएससी की जो दो प्रॉपर्टी है फर्स्ट और सेकंड, वो हो सकता है दोनों की दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दोनों की दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या दोनों की दोनों नॉट ऑक्यूपाइड है, या एक एसओपी है या और एक एनओपी है, ऐसा हो सकता है। बट ज्यादा से ज्यादा दो प्रॉपर्टीज ही वो एसओपी एनओपी मानकर उनकी एनुअल वैल्यू निल ले सकता है। ठीक है, अब सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 समझते हैं। एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है गवर्नमेंट ने। एसएससी एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल ले सकता है, हाँ निल ले सकता है, लेकिन अगर ये एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी एसएससी ने एक सिंगल डे के लिए भी लेट आउट कर दी, ये एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी है बट एसएससी ने एक सिंगल डे के लिए भी इसको अगर लेट आउट कर दिया है, तो अब ये एसओपी एनओपी कैरेक्टर खो देगी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को एसओपी एनओपी मानकर इसकी एनुअल वैल्यू निल नहीं ली जा सकेगी। तो एक इवन सिंगल डे के लिए भी अगर एसएससी इस प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है तो अब उसको इस प्रॉपर्टी पर एसओपी एनओपी होने का बेनिफिट यानी निल वैल्यू ले पाने का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह फिर इसकी कैलकुलेशन होगी, लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह इसकी कैलकुलेशन होगी। फिर ये टेबल में से कौन सी रॉ एप्लीकेबल होगी, ये ध्यान से सुनिए, ये ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी एक दिन के लिए लेट आउट हुई तो एक दिन का एक्चुअल रेंट गिवन होगा और एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे 12 महीने का होगा, और साल के 365 दिन में से एक दिन लेट आउट हुआ तो एक्चुअल रेंट एक दिन का है, और 364 दिन बाकी के 364 दिन एसएससी ने उसको एसओपी किया था। तो फिर और इस प्रॉपर्टी को एसओपी होने का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर्टी एक दिन के लिए लेट आउट हुई है तो इसकी कैलकुलेशन लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह होगी और तब ये रॉ नंबर 4 एप्लीकेबल हो जाएगी। एक्चुअल रेंट एक दिन का, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का, और इस केस में तो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, और पूरा लेट आउट प्रॉपर्टी का प्रोसीजर एप्लीकेबल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी पर। अब सुनिए सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 डीएलओपी प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट है। देखिए एसएससी के पास दो से ज्यादा एसओपी एनओपी है, तो ज्यादा से ज्यादा तो वो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज तक ही एसओपी एनओपी ले सकता है, उसकी एनुअल वैल्यू निल ले सकता है, लेकिन दो से ज्यादा जो एक्सेस प्रॉपर्टीज हैं दो के ऊपर, उन प्रॉपर्टीज को वो लेट आउट नहीं है तो भी उनको लेट आउट मान लिया जाएगा। उन एक्सेस प्रॉपर्टीज को जो दो प्रॉपर्टीज के ऊपर है, दो प्रॉपर्टीज को एसओपी एनओपी मानकर उनके एनुअल वैल्यू निल ले पाएंगे, और दो से एक्सीडिंग जो एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी है उनको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन एज इफ लेट आउट प्रॉपर्टी होगी, उसको लेट आउट प्रॉपर्टी मानकर कैलकुलेशन की जाएगी, और तब उस केस पे रॉ नंबर 1 एप्लीकेबल हो जाएगी और एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि इस केस में एक्चुअल रेंट तो मिसिंग होगा ना, एक्चुअल रेंट डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस पे ऑलवेज मिसिंग, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा और उस पर ये लेट आउट प्रॉपर्टी का सारा प्रोसीजर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे सुनिए, क्या ये एसएससी एवरी ईयर सिलेक्शन चेंज कर सकता है? हाँ, मान लो एसएससी के पास 4 प्रॉपर्टीज है, चारों की चारों एसओपी है, तो एसएससी 4 में से 2 को तो एसओपी एनओपी मानकर उनकी वैल्यू नील ले सकता है, और बाकी की जो एक्सेस 2 प्रॉपर्टीज है उनको डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। एसएससी क्या ये सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर चेंज कर सकता है? यस, एवरी ईयर एसएससी एसओपी और डीएलओपी का सिलेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो सिलेक्शन वो ईयर टू ईयर चेंज कर सकता है। अब सुनिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी डीलर जिनके लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक है, जिनके लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक है और वो इस प्रॉपर्टी के ओनर है, बट ये प्रॉपर्टी उनकी स्टॉक इन ट्रेड है और ये उन्होंने लेट आउट नहीं की है साल में एक दिन भी, तो इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या ली जाएगी? ध्यान से सुनिए, एसएससी प्रॉपर्टी का ओनर है और ये प्रॉपर्टी उसकी स्टॉक इन ट्रेड है और उसने इस प्रॉपर्टी को साल में एक भी दिन लेट आउट नहीं किया है, तो इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू 2 साल तक एसएससी नील ले सकता है, क्योंकि ये तो उसका स्टॉक इन ट्रेड है, तो 2 साल तक वो इसकी एनुअल वैल्यू नील ले सकता है। अब 2 साल कब से काउंट होंगे? जब उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, कंपेटेंट अथॉरिटी से एसएससी ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस ईयर एंड से 2 साल तक एसएससी उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील ले सकता है, और उसके बाद भी अगर उसकी प्रॉपर्टी जो उसका स्टॉक है अनसोल्ड है, बिकी नहीं, तो फिर ये उसकी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट मानकर टैक्सेबल कर दी जाएगी 2 साल बाद। 2 साल तक तो एनुअल वैल्यू नील ले सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद भी अगर उसकी स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी वो सेल नहीं कर पाया तो इसकी डीम टू बी इस प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट मानकर इसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सुनिए सेक्शन 23 का हम ये एनालिसिस करते हैं। कई बार क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी तो एक ही है, उसका 75% पोर्शन लेट आउट है और 25% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम जो 75% पोर्शन लेट आउट है उसकी कैलकुलेशन अलग से करेंगे, उसको वो लेट आउट प्रॉपर्टी है उस पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होगा, और बाकी का 25% एसओपी प्रॉपर्टी है तो उस पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात थी एरिया वाइज की। अब सुनिए, अगर पीरियड वाइज सिचुएशन हो, पीरियड वाइज सिचुएशन का क्या मतलब है? पीरियड वाइज सिचुएशन का मतलब है अगर वो प्रॉपर्टी 9 महीने के लिए लेट आउट रही है और 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रही है, तो उस केस में क्या 3 महीने की वैल्यू को हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? तब ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आपने 9 महीने के लिए लेट आउट किया है, तो अब ये प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी मानकर इसकी एनुअल वैल्यू आपने नहीं ले सकते। मैंने क्या बोला? अगर एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी अगर साल में एक दिन भी लेट आउट हुई है तो उसको एसओपी एनओपी मानकर उसकी एनुअल वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब वो प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह होगा, तो फुल ईयर के लिए उसकी कैलकुलेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फिर प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, लेकिन इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और तब इसको लेट आउट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा और तब ये लॉ नंबर 4 एप्लीकेबल हो जाएगी। एक्चुअल रेंट यहां पर हमारा 9 महीने का आएगा और एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का आएगा, और इस केस में 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रही है प्रॉपर्टी, तो एक्सपेक्टेड रेंट मतलब पूरे 12 महीने का अमाउंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अब सुनिए सेक्शन 24 के डिडक्शंस। मैंने क्या बोला था? नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद उसमें से सेक्शन 24 के डिडक्शंस लेस होंगे। सेक्शन 24 क्लॉज ए क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात। कितना मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? 30% ऑफ एनएवी। वो किसका 30%? एनएवी का 30% हम लेस कर देंगे फ्लैट। ठीक है, अगर एनएवी नेगेटिव हुई तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब सुनिए, क्या अदर एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा? जैसे एसएससी ने प्रॉपर्टी के लिए रिपेयर मेंटेनेंस करवाई है, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, लिफ्ट और पार्किंग चार्जेस का खर्चा एसएससी ने किया है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट का कहना है इन सारे खर्चों को कवर अप करने के लिए तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऐसे ही लेस करना अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% सारे अदर एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए दे दिया है, इसलिए अदर किसी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर सुनिए सेक्शन 24 क्लॉज बी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर एसएससी ने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है तो इंटरेस्ट का उसका एक्सपेंस हो रहा है, इसका डिडक्शन एसएससी को सेक्शन 24 क्लॉज बी में मिल जाएगा।
डिडक्शन तभी मिलेगा जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। पहली कंडीशन है एसएससी ने वास्तव में लोन लिया है, लोन वास्तव में लिया है और उस पर इंटरेस्ट या तो एसएससी ने एक्चुअली पे कर दिया है या पेबल है। अब पेबल वर्ड इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन ड्यू बेसिस पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अब लोन, बट लोन जो लिया गया है वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए? ओनली 5 पर्पसेस के लिए। लोन या तो परचेस के लिए यूज किया गया, या कंस्ट्रक्शन के लिए, या रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ओनली 5 ऑब्जेक्टिव्स आर अलाउड। अदर किसी पर्पस के लिए लोन लिया गया तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे अगर एसएससी ने म्युनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए लोन लिया है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब सुनिए, इंटरेस्ट की ये जो कैलकुलेशन है कैसे करेंगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 2 पार्ट में होगी। पहला पार्ट है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और सेकंड पार्ट है करंट ईयर इंटरेस्ट। तो दोनों जोड़ देंगे हम, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और करंट ईयर इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट आएगा। फिर टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां सेक्शन 24 क्लॉज बी में मिलेगा, ठीक है। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है सर? सुनिए, जिस दिन एसएससी ने लोन लिया, जिस दिन एसएससी ने लोन लिया उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कहां होगा? स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या है? जिस दिन लोन लिया गया वो स्टार्टिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट 2 है। 2 क्यों है? 2 में से जो विचेवर अर्लियर होगा ना, हम उसको एंडिंग पॉइंट मानेंगे। तो एंडिंग पॉइंट 2 है, उसमें से जो विचेवर अर्लियर होगा उसको हम एंडिंग पॉइंट मानेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट तो जिस दिन लोन लिया गया है, और एंडिंग पॉइंट क्या? जिस दिन उस प्रॉपर्टी का परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, वो है एंडिंग पॉइंट 1। और अगर लोन रीपे कर दिया है तो वो है एंडिंग पॉइंट 2। अब इन एंडिंग पॉइंट्स 2 जो एंडिंग पॉइंट है इसमें से जो भी अर्लियर है उसको हम एंडिंग पॉइंट मानेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होगी कैसे, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एसएससी ने लोन लिया है, एसएससी ने लोन लिया है 1 अप्रैल 2023 को, तो यहां से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और अगर उसकी प्रॉपर्टी का परचेस या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 18 अगस्त 2025 को, तो इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च क्या है? उस इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च को कंपेयर करेंगे हम डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन से, और इसमें से जो भी अर्लियर होगा वो कहलाएगा एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही है, डेट ऑफ लोन टेकन। एंडिंग पॉइंट 2 है, जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च है वो, और उसको कंपेयर करेंगे हम डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन से। दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो बन जाएगा अपना एंडिंग पॉइंट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंडिंग पॉइंट। और इस फॉर एग्जांपल लोन रीपे हुआ ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो फिर ये 31 मार्च ही आपका एंडिंग पॉइंट बनेगी। तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आपका कहलाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। वन टाइम में, एक बार में नहीं मिल जाता है, आपको उसकी 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करनी होगी। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता है वो 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन कब से मिलेगा? जब से परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो उस पे इंटरेस्ट का बर्डन, खर्चे का बर्डन हम कब डालेंगे? जब प्रॉपर्टी का परचेस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तब उस पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बर्डन डाला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब से होगी? जिस ईयर में परचेस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये 2 साल का मेरा हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, ये इन ईयर्स में अलाउ नहीं होगा, 23-24 और 24-25 में अलाउ नहीं होगा। तो कब से अलाउ होगा? जब से प्रॉपर्टी का परचेस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो ये डेट फॉल करती है 2025-26 में। तो डिडक्शन प्रीवियस ईयर 25-26 से मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और बाकी की 4 इंस्टॉलमेंट कब से? सब्सिक्वेंट ईयर्स में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, जहां पर मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हुआ है, एंड कहां हुआ है? 31 मार्च 2025 को, इस एग्जांपल में, ठीक है। तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट एंड कब हुआ? 31 मार्च 2025 को। अगर इसके बाद भी लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है तो वो करंट ईयर का इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो पीसीपीआई जहां एंड होता है उसके बाद भी इंटरेस्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि लोन आउटस्टैंडिंग है स्टिल। तो उस सिचुएशन में पीसीपीआई जहां एंड हुआ उसके बाद के पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो करंट ईयर का इंटरेस्ट कहलाएगा। और करंट ईयर का इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे मिलेगा? क्या उसमें भी 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगे? नहीं,
करंट ईयर का इंटरेस्ट, रेस्पेक्टिव ईयर का इंटरेस्ट रेस्पेक्टिव ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। सिर्फ पीसीपीआई का 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है और करंट ईयर का तो रेस्पेक्टिव ईयर के इंटरेस्ट का डिडक्शन रेस्पेक्टिव ईयर में ही मिल जाता है। ठीक है, तो करंट ईयर के इंटरेस्ट का डिडक्शन कब मिलेगा? जिस साल परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो मैंने बोला 18 अगस्त 2025 को परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो कब से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब अलग होगी? प्रीवियस ईयर 25-26 में। ठीक है, अब सुनिए एक प्रैक्टिकल बात, प्रीवियस ईयर 25-26 में पीसीपीआई मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अलाउ होगी, प्लस अब इस ईयर में तो करंट ईयर का इंटरेस्ट भी है क्योंकि लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो हम दोनों ऐड कर देंगे और जो टोटल इंटरेस्ट आएगा उसका डिडक्शन सेक्शन 24 सबसेक्शन सेक्शन 24 क्लॉज बी में मिल जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 24 क्लॉज बी में मिलेगा। इसलिए मैंने बोला इंटरेस्ट के 2 पार्ट कैलकुलेट करने होंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और करंट ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, इस साल क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अलाउ होगी और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 4 इयर्स में बाकी की 4 इंस्टॉलमेंट्स अलाउ होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अब सुनिए, अगर एसएससी ने ओल्ड लोन रीपे करने के लिए न्यू लोन लिया तो क्या उस न्यू लोन का इंटरेस्ट भी अलाउ हो जाएगा क्या? यस, उस न्यू लोन का इंटरेस्ट भी अलाउ हो जाएगा अगर एसएससी ने ये न्यू लोन ओल्ड लोन रीपे करने के लिए लिया है। लेकिन पैनल इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर पैनल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, जो मनी लेंडर है उसने एसएससी को बोला हर महीने की पहली तारीख को मुझे मेरा इंटरेस्ट दे देना। अब हर महीने मनी लेंडर ने क्या बोला था कि हर महीने की पहली तारीख को मेरा इंटरेस्ट पे कर देना। एसएससी लैंडलॉर्ड उसको इंटरेस्ट लेट पे कर रहा है, जिसकी वजह से वो मनी लेंडर उस इंटरेस्ट के लेट पेमेंट पर भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। मतलब वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, तो वो तो पैनल नेचर का इंटरेस्ट हुआ ना, वो अलाउ नहीं होगा। सिर्फ ओरिजिनल इंटरेस्ट ही अलाउ होगा, पैनल इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। अब सुनिए, लोन आप किसी से भी ले सकते हैं, फ्रेंड से, रिलेटिव से, बैंक से। लोन के सोर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट कितनी भी हाई हो सकती है, तो इंटरेस्ट रेट पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और लोन के सोर्स पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब एक खास बात सुनिए, अगर प्रॉपर्टी सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में फॉल कर रही है, मतलब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए हमने बात की थी सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलेगा, उसकी एनुअल वैल्यू तो नहीं होगी और सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलेगा। और इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम लिमिट तक ही मिलेगा। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट है 30,000। ये जनरल लिमिट है, ये जनरल लिमिट है। तो फॉर एग्जांपल 24,000 एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम 30,000 विच एवर इज लेस, तो 24,000 इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा इन जनरल। तो मैक्सिमम 30,000 की ये जो लिमिट है इंटरेस्ट के डिडक्शन के लिए, ये जनरल लिमिट कहलाती है। लेकिन कुछ सिचुएशन में एनहांस्ड लिमिट भी एप्लीकेबल होती है। एनहांस्ड लिमिट 2 लाख की है। ठीक है, एनहांस्ड लिमिट 2 लाख की है, लेकिन ये एनहांस्ड लिमिट मतलब इंटरेस्ट का डिडक्शन एसएससी मैक्सिमम 2 लाख तक क्लेम कर सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल हो तो 2 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का, नहीं तो फिर जनरल लिमिट 30,000 तक ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो एनहांस लिमिट 2 लाख इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने की कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एसएससी ने ये परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया गया होना चाहिए लोन। अगर रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है तो फिर जनरल लिमिट 30,000 तक ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, लोन लिया गया होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 के बाद। तो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 लोन लिया गया तो ही एनहांस लिमिट 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। और क्या ये एनहांस लिमिट 2 लाख की डिडक्शन की के लिए ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? यस, सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा, एसएससी ने जब लोन लिया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 5 साल तक उसको परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराना है। ठीक है, लोन लिया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 5 साल के अंदर एसएससी को परचेस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा लेना है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही एसएससी को 2 लाख की एनहांस लिमिट का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। समझे बात? नहीं तो फिर जनरल लिमिट 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। अब सुनिए, मैंने बोला था कि एसएससी ज्यादा से ज्यादा 2 हाउस प्रॉपर्टीज एसओपी एनओपी मान सकता है अगर वो लेट आउट नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 2 एसओपी एनओपी हो सकती है। अब ये जो 30,000 की जनरल लिमिट है या एनहांस लिमिट 2 लाख है, वो क्या दोनों एसओपी एनओपी के लिए अलग अलग है इंडिविजुअली या दोनों के लिए एग्रीगेट लिमिट है? ये
30,000 और 2 लाख की लिमिट दोनों के लिए ज्वाइंटली है, एग्रीगेट है। ठीक है, तो ये लिमिट जो है वो एग्रीगेट है दोनों के लिए। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी, मान लीजिए दोनों के दोनों एसओपी है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए 30,000 या 2 लाख की लिमिट अलग अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए एग्रीगेट लिमिट है। मतलब दोनों का इंटरेस्ट मिला के मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात सुनिए, ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है ये एसएससी वाइज है, प्रॉपर्टी वाइज नहीं है। मान लीजिए एसएससी की 4 प्रॉपर्टी, एसएससी की 2 प्रॉपर्टीज है, तो ये डिडक्शन एस प्रॉपर्टी वाइज नहीं है, एसएससी वाइज है। अब अगर प्रॉपर्टी एलओपी और डीएलओपी है तो फिर इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, ये 30,000 और 2 लाख की लिमिट सिर्फ एसओपी और एनओपी प्रॉपर्टी के लिए है। अगर प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कुछ सिचुएशन में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 25 कहता है इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो मनी लेंडर आउटसाइड इंडिया का है और एसएससी उसको जो इंटरेस्ट दे रहा है वो पेड और पेबल है आउटसाइड इंडिया, और एसएससी ने मिस्टेक कर दी, उस पर टीडीएस का डिफॉल्ट कर दिया। एसएससी ने उस फॉरेन मनी लेंडर को इंटरेस्ट का पेमेंट करते वक्त उस पर टीडीएस या तो डिडक्ट ही नहीं किया या डिडक्ट तो किया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो जो इंटरेस्ट है पेबल आउटसाइड इंडिया है और उस पर टीडीएस का डिफॉल्ट हुआ है, तो जिस इंटरेस्ट पर टीडीएस का डिफॉल्ट हुआ है वो इंटरेस्ट का डिडक्शन एसएससी क्लेम नहीं कर सकता, सेक्शन 25 में दे रखा है। अब समझते हैं सेक्शन 25A। सेक्शन 25A क्या बोलता है? दो बातों पर ये अप्लीकेबल, दो चीजें हैं जहां पर सेक्शन 25A अप्लीकेबल होता है। एक है अनरियलाइज्ड रेंट का हमने डिडक्शन क्लेम किया था, आपको याद है हमने अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम किया था। कहां पर क्लेम किया था सर? यहां पर क्लेम किया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम किया था। कल को अनरियलाइज्ड रेंट मतलब बैड डेट, अब कल को अगर इस अनरियलाइज्ड रेंट में से वो जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उससे उस अनरियलाइज्ड रेंट में से कुछ रिकवरी आ जाए, मतलब बैड डेट की रिकवरी हो जाए, तो क्या ये अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी टैक्सेबल होगी क्या? क्योंकि हमने इस अनरियलाइज्ड रेंट पैसा डूबा था, बैड डेट हुई थी तो उसका डिडक्शन क्लेम किया था। अब अगर उसमें से उस डिफॉल्टिंग टेनेंट से एसएससी ने कुछ रिकवरी कर ली है अनरियलाइज्ड रेंट की, तो क्या ये रिकवरी टैक्सेबल होगी? इसको इनकम माना जाएगा क्या? हाँ माना जाएगा, सेक्शन 25A में दे रखा है। तो अगर एसएससी ने पास्ट में अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम किया था, अब उस अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी एसएससी को करंट ईयर में मिल रही है, तो ये रिकवरी रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होगी, तो रिसिप्ट ईयर में ये अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी टैक्सेबल हो जाएगी। सेक्शन 25A एक और पॉइंट पे भी लगता है, क्या? एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या है? एसएससी को पास्ट पीरियड का रेंट रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इंक्रीज होके मिला, तो वो कहलाता है एरियर ऑफ रेंट। ठीक है, बैक डेट से एसएससी को बढ़ावा किराया मिला, वो कहलाता है, वो करंट ईयर में मिला, तो वो कहलाता है एरियर ऑफ रेंट। तो एरियर ऑफ रेंट मिला या अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी मिली, वो सेक्शन 25A में टैक्सेबल होगी, और ये रिकवरी टैक्सेबल होगी रिसिप्ट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही, और भले ही रिसिप्ट ईयर में एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर हो चाहे ना हो, रिकवरी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, भले ही एसएससी रिसिप्ट ईयर में उस प्रॉपर्टी का ओनर ना हो तब भी। अब एक बात सुनिए, ये रिकवरी का जो पैसा है, हमने बात की सेक्शन 25A में ये रिकवरी टैक्सेबल होगी, लेकिन पूरी नहीं होगी, इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर लेस हो जाएगा और बैलेंस रिकवरी 70% ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो 30% तो मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सर इस रिकवरी का हम अपने प्रेजेंटेशन में इफेक्ट कहां देंगे? देखिए पहले आपको, ये तो पास्ट ईयर की रिकवरी है ना, जो भी करंट पास्ट ईयर का अनरियलाइज्ड रेंट है जिसका हमने पास्ट ईयर में डिडक्शन लिया था, उसकी रिकवरी करंट ईयर में मिल रही है। ठीक है, तो इसका रिकवरी का इफेक्ट कहां पर देना है? पहले आप करंट ईयर का हिसाब किताब कर लीजिए, मतलब पहले आप करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कर लीजिए। ये तो पास्ट ईयर का अनरियलाइज्ड रेंट है जिसकी रिकवरी करंट ईयर में मिल रही है, तो इस रिकवरी को आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके बैलेंस 70% बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट बिल्कुल एंड में दिया जाएगा। पहले आप करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, फिर ये उसमें ऐड कर देंगे लास्ट में। ठीक है, ये रिकवरी बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है, पहले करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। अब एक स्पेशल पॉइंट इस अनरियलाइज्ड रेंट से रिलेटेड सुनिए, एग्जांपल के फॉर्म में मैंने यहां पर दे रखा है, सुनिए। फॉर एग्जांपल आपका ये अनरियलाइज्ड रेंट था
प्रीवियस ईयर 21-22 में आपका ये अनरियलाइज्ड रेंट रहा था, जिसका आपका अनरियलाइज्ड रेंट रहा था फॉर एग्जांपल 40,000, लेकिन आप प्रीवियस ईयर 21-22 में इसका डिडक्शन क्लेम कर पाए ओनली सपोज 30,000 ही क्लेम कर पाए। आपका अनरियलाइज्ड रेंट 21-22 में रहा था 40,000, लेकिन प्रीवियस ईयर 21-22 में आप इसका डिडक्शन से 30,000 ही क्लेम कर पाए थे, तो आपका 10,000 का ये डिडक्शन शॉर्ट डिडक्शन रह गया, मतलब अनक्लेम्ड रह गया, आपने 10,000 क्लेम नहीं किया है डिडक्शन। तो अब अगर करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 25 में रिकवरी रिसीव हुई 15,000, तो वो जो पास्ट में शॉर्ट डिडक्शन था वो अब आप इस रिकवरी में से लेस कर सकते हैं, और अब बैलेंस रिकवरी बची 5,000, और सुनिए इसमें से भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा और रिकवरी टैक्सेबल होगी 3,500। ये रिकवरी आपको सेक्शन 25A में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और ये रिकवरी तब भी टैक्सेबल होगी भले ही रिसिप्ट ईयर में एसएससी इस प्रॉपर्टी का ओनर है चाहे नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 25A दो बातों पर लगता है, या तो एरियर ऑफ रेंट का पैसा मिला करंट ईयर में, या अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी का पैसा मिला करंट ईयर में, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 क्या बोलता है? जॉइंट ओनरशिप। अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी के सपोज दो ओनर है, दो ब्रदर है, ये उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम कैसे कंप्यूट करेंगे उसका प्रोसीजर सेक्शन 26 में दे रखा है। तो अगर सपोज वो दो ब्रदर है, प्रॉपर्टी एक ही है, तो हम क्या करेंगे, ईच को ओनर का अगर शेयर डिटर्मिनेट है, पता है, जैसे दो भाई है, प्रॉपर्टी एक ही है, दोनों का 50-50% पोर्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम पूरी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू मतलब टैक्सेबल अमाउंट नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से कंप्यूट कर लेंगे। तो होल प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हम नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कंप्यूट कर लेंगे। फिर जो टैक्सेबल अमाउंट आया है पूरी प्रॉपर्टी का, उसको हम अलोकेट कर देंगे उनके शेयरिंग रेशियो में। तो दोनों भाइयों का अगर शेयरिंग रेशियो 50% है, तो पूरी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू आ चुकी है, टैक्सेबल अमाउंट आ चुका है, वो हम दोनों में अलोकेट कर देंगे 50% शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और हर कोई अपने पोर्शन की इनकम पर टैक्स देगा, ठीक है। अब सुनिए जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन मान लीजिए इसमें जॉइंट ओनर है तीन ब्रदर ए बी सी, और हर ब्रदर इस एक ही प्रॉपर्टी के अंदर टोटल 6 यूनिट्स है, और तीनों ब्रदर के हिस्से कितनी कितनी यूनिट्स आएंगी, दो यूनिट्स आएंगी, और हर ब्रदर की 2 यूनिट्स है, और उस 2 यूनिट में वो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसकी और एक लेट आउट है। तो हम इसकी एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने बोला पूरी होल प्रॉपर्टी का टैक्सेबल अमाउंट आपको निकालना है। तो इस केस में प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, 50% तो लेट आउट प्रॉपर्टी है और 50% प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो हम लेट आउट पोर्शन 50% एरिया की कैलकुलेशन अलग करेंगे और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 50% पोर्शन की कैलकुलेशन अलग करेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट एरिया वाइज वाली सिचुएशन में उलझते हैं। देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 25% था, तो सारी इंफॉर्मेशन जैसे फेयर रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है, वो सब हम 75% लेंगे। क्यों? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तो एनुअल वैल्यू नील होती है ना, तो सिर्फ इसी पोर्शन का हम कैलकुलेशन करेंगे। और साथ ही साथ जो म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा है या इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो भी 75% अलाउ होगा। हाँ, एसओपी प्रॉपर्टी का बाकी का 25% इंटरेस्ट, वो एसओपी पोर्शन की कैलकुलेशन जब अलग होगी उसमें सिर्फ उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनिए एक खास बात, मैंने बोला सेक्शन 26 कब अप्लीकेबल होता है? जब जॉइंट ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दो ब्रदर है, उनकी एक ही प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है, दो ब्रदर है, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन चूंकि एसएससी वाइज है तो दोनों को अलग अलग मिलेगा क्या इंटरेस्ट का लिमिट? अगर वो प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है, जैसे ये वाला केस है, यहां पर तीन ब्रदर हैं और उनकी 3 यूनिट अलग अलग है, एसओपी, तो क्या इन तीनों को ब्रदर्स को इंटरेस्ट का डिडक्शन अलग अलग मिलेगा? यस, अलग अलग मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन एसएससी वाइज है, प्रॉपर्टी वाइज नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगर शेयरिंग रेशियो डिटर्मिनेट ना हो तो, जैसे शेयरिंग रेशियो को ओनर्स का डिटर्मिनेट नहीं है, पता नहीं है, तो उस पूरी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हम कंप्यूट कर लेंगे नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से, और अलोकेट तो कर नहीं पाएंगे, तो उनको टैक्सेबल कैसे इन द स्टेट ऑफ यूपी, दोनों ब्रदर्स को हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मान लेंगे,
उन दोनों ब्रदर्स का अपना पर्सनल इनकम टैक्स का रिटर्न तो फाइल होता ही है, एक रिटर्न और फाइल होगा एओपी के नाम से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से, और उसके अंदर इस प्रॉपर्टी की इनकम शो की जाएगी। ठीक है, तो उन दोनों ब्रदर्स को इस प्रॉपर्टी इनकम के रेस्पेक्ट में एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानकर टैक्सेबल किया जाएगा, अगर शेयरिंग रेशियो डिटरमिनेट नहीं है, पता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 27 की, डीम्ड ओनरशिप। कुछ सिचुएशन में एसएससी को प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मानकर उस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो डीम्ड ओनरशिप वाला सिचुएशंस क्या है? ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और विदाउट कंसीडरेशन मतलब गिफ्ट ट्रांसफर करता है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसीडरेशन या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मतलब गिफ्ट, ठीक है, या विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब क्या, दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ है, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दी और प्रॉपर्टी के पेपर्स में वाइफ ऑनर शो हो रही है, हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ के नाम कर दी और प्रॉपर्टी के पेपर्स में वाइफ ऑनर शो हो रही है और वाइफ ने ये प्रॉपर्टी किराए पर दे दी और ये किराए की रेंटल इनकम वाइफ को टैक्सेबल नहीं होगी, ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि ट्रांसफरर हस्बैंड को ही इसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, फिर अगर एसएससी अपने माइनर, एसएससी इंडिविजुअल है, हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अपने माइनर चाइल्ड को, सन हो चाहे डॉटर हो, अपने माइनर चाइल्ड को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट कंसीडरेशन और इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो भी डीम्ड ऑनर किसको माना जाएगा? ट्रांसफरर को माना जाएगा और इस प्रॉपर्टी की इनकम ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है माइनर मैरिड डॉटर को, तो फिर ये डीम्ड ऑनरशिप वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। उस सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी की इनकम उस माइनर मैरिड डॉटर को ही टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर को टैक्सेबल नहीं होगी। फिर थर्ड सिचुएशन है, अगर मान लीजिए एसएससी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी में मेंबर थे और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी ने कोई हाउस बिल्डिंग स्कीम चलाई है और उस हाउस बिल्डिंग स्कीम के तहत अपने मेंबर को हाउस प्रॉपर्टी अलॉट की है या लीज पर दी है, अलॉट की है अपने मेंबर को या लीज पर दी है, तो उस सिचुएशन में जो मेंबर है और लेसी है उसको डीम्ड ऑनर माना जाएगा और इस प्रॉपर्टी की इनकम उस मेंबर और लेसी को टैक्सेबल होगी। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 4 क्या है? ट्रांजैक्शंस कवर्ड बाय सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मतलब क्या? डीम्ड ओनरशिप ऑन पोजीशन। यहां पर लगता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A, वो उसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर और सेलर के बीच में राइटिंग में, ठीक है, और उस पे सेलर के साइन हो चुके हैं, बायर ने प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है, बायर ने प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है, भले ही बायर के नाम से अभी तक उस प्रॉपर्टी के टाइटल डीड रजिस्टर नहीं हुए हैं, उस बायर को प्रॉपर्टी का पोजीशन तो मिल गया है, लेकिन सेलर ने उस बायर के नाम से अभी तक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराई है, उस प्रॉपर्टी के टाइटल डीड अभी तक बायर के नाम से रजिस्टर नहीं हुए हैं, लेकिन बायर को प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल चुका है। तो डीम्ड ओनरशिप ऑन पोजीशन वाला पॉइंट क्या बोलता है? बायर, आपको इस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया है तो आप इस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाओगे और इस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आपको टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, और जो ट्रांसफर या बायर, उसने इस प्रॉपर्टी का हो सकता है पूरा पेमेंट कर दिया है, अभी तक टाइटल डीड रजिस्टर नहीं हुआ है बायर के नाम से, लेकिन बायर ने फुल पेमेंट कर दिया है या वो पेमेंट करने को तैयार है या उसने पार्ट पेमेंट किया है और बैलेंस पेमेंट अभी भी ड्यू है, लेकिन बायर ने इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है और बायर के नाम से अभी तक सेलर ने रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो बायर को ही डीम्ड ऑनर माना जाएगा और इस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम बायर को टैक्सेबल होगी डीम्ड ऑनरशिप के कंसेप्ट की वजह से। अब सुनिए, इंपार्टिबल स्टेट के केस में क्या होगा? जो इंपार्टिबल स्टेट का मतलब क्या? द प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी पार्ट विथ, जो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है जिसके 4 बेटे हैं, चारों के चारों नालायक है, फादर ने विल लिखी कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो हवेली है, ये मेरे इन चारों बेटों की है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी ये म्यूचुअल कंसेंट से भी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे, तो अब ये प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, तो ये हो गई इम्पार्टिबल स्टेट। तो 4 बेटे थे ना, 4 में से 3 जो बड़े हैं वो दूसरी सिटीज में बिजनेस के लिए चले गए और जो 4th ब्रदर है उसको वो प्रॉपर्टी संभालने को बोल के गए कि तू संभालना, तो जो 4th ब्रदर है वो उस प्रॉपर्टी का होल्डर है और होल्डर को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। होल्डर सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही हो सकते हैं। अब सुनिए, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेता हूं कम से कम 12 साल के लिए, तो मैं लेसी हूं
मुझ लेसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा और इस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम मुझको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी ड्यू टू डीम्ड ओनरशिप कंसेप्ट। अब सुनिए, जो पहला और फर्स्ट और सेकंड केस हमने पढ़ा था, ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, उसमें हमने क्या पढ़ा कि एसएससी इंडिविजुअल है अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। सेकंड हमने पढ़ा एसएससी इंडिविजुअल है अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। अगर हाउस प्रॉपर्टी के बजाय मनी ट्रांसफर की गई है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की गई, मनी ट्रांसफर की गई और ट्रांसफरी ने वो मनी यूज करके हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, तो उस केस में सेक्शन 27 तो नहीं लगेगा। तो उस केस में फिर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो हम पढ़ेंगे क्लबिंग चैप्टर में सेक्शन 64। क्लबिंग प्रोविजन का भी इफेक्ट सेम है, ये इनकम ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। बट यहां डीम्ड ओनरशिप वाला पॉइंट नहीं लगेगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी के बजाय मनी दी गई है और ट्रांसफरी ने वो मनी यूज करके हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है तो डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27 नहीं लगेगा। उस सिचुएशन में क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। हाँ, इफेक्ट सेम है, ये इनकम चाहे डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27 लगे या क्लबिंग प्रोविजन लगे, दोनों ही सिचुएशन में ये इनकम, रेंटल इनकम ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल होगी। अब सुनिए, कुछ मिसलेनियस प्रोविजन समझते हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया तो उस केस में क्या होगा? उस आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम क्या इंडिया में टैक्सेबल होगी? तो सुनिए, अगर एसएससी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो यस, उसकी उस फॉरेन प्रॉपर्टी की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। और अगर एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में वो फॉरेन प्रॉपर्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी इफ इट इज फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। अगर एसएससी ने उसको फर्स्ट डायरेक्टली इंडिया में रिसीव किया है तो यस, वो प्रॉपर्टी की, फॉरेन प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, उधर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे डिटरमाइन होता है, नॉन रेजिडेंट कब कहलाते हैं, वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट अगर डॉलर में मिला है तो उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्जन के लिए हम यूज करेंगे टीटी बाइंग रेट। टीटी का फुल फॉर्म है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, ठीक है। और ये किस दिन की काम मिलेंगे? ईयर एंड की जो लास्ट डेट है, ठीक है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का जो लास्ट डे है, आपका प्रीवियस ईयर 25-26, तो आपकी लास्ट डेट क्या हुई? 31/3/2026 के दिन की बाइंग रेट से उस डॉलर को कन्वर्ट करेंगे रुपीस में, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक्सचेंज रेट इस तरीके से लिखी जाती है, $1 इक्वल टू ₹80 डैश ₹83, तो ये जो रेट है ये बाइंग रेट कहलाती है, इस रेट से कन्वर्जन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी इनकम सेक्शन 22 मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। एक्सेप्शंस देखिए, इन जनरल पहले हम जनरल प्रिंसिपल समझते हैं। प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, चाहे वो उसका स्टॉक हो चाहे एसएससी के लिए वो कैपिटल एसेट हो, रेंटल इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22 मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी, भले ही वो उसका स्टॉक ही क्यों ना हो। एसएससी प्रॉपर्टी डीलर है, उसने वो प्रॉपर्टी जो उसका स्टॉक थी किराए पर दे दी, तो वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी। वो रेंटल इनकम उस प्रॉपर्टी डीलर के लिए बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है कि रेंटल इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी, लेकिन हम कुछ केसेस पढ़ने जा रहे हैं जहां पर ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो कहां टैक्सेबल होगी? टैक्सेबल होगी वो सेक्शन 28 में यानी पीजीबीपी हेड में, या सेक्शन 56 में मतलब अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी, या तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी या अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो हम कुछ केसेस पढ़ने जा रहे हैं। पहला केस है, अगर प्लॉट आप लेट आउट कर रहे हो, उस पर कोई सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग प्लस लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू। प्लॉट है, उसकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, तो फिर या तो वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी या वो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। फिर सबलेटिंग से इनकम है, मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली फिर आगे सबलेट कर दिया, ठीक है, तो मैं तो उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं नहीं, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट कब एप्लीकेबल होता है? जब एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर होता है। तो सबलेटिंग के केस में मैं तो उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं नहीं, मुझे अपने टेनेंट से रेंट मिल रहा है जिसको मैंने सबलेट किया था, तो ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन वो पॉइंट ध्यान रखना, ये लीज पे, अगर मैंने 12 साल की लीज पे ये प्रॉपर्टी ली है
फिर सबलेट की है, तो मैं डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। मुझे अपने टेनेंट से जो रेंट मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझ लेसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा और रेंटल इनकम मुझको फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। तो इस 12 साल की लीज वाला पॉइंट ध्यान रखना। फिर कंपोजिट रेंट का केस, अगर एसएससी हाउस प्रॉपर्टी अदर फैसिलिटीज के साथ लेट आउट करता है, जैसे फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर, बैकअप, मतलब वो बिल्डिंग भी लेट आउट कर रहा है, अदर फैसिलिटीज भी का भी किराया चार्ज कर रहा है, तो वो इकट्ठा किराया चार्ज करेगा, बिल्डिंग का भी प्लस अदर फैसिलिटीज का भी वो कंपोजिट रेंट चार्ज करेगा। तो उस केस में अगर बिल्डिंग की लेटिंग अलग हो सकती है और प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, अदर एसेट्स की लेटिंग अलग अलग हो सकती है, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी, फर्नीचर दोनों की लेटिंग अगर सेपरेबल है, अलग अलग लेट आउट किए जा सकते हैं, दोनों बिल्डिंग अलग लेट आउट हो सकती है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर अलग लेट आउट हो सकती है, तो उस केस में बिल्डिंग का किराया आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा और अदर फैसिलिटीज, अदर एसेट्स का किराया फिर आपके बिजनेस हेड में या अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर लेटिंग इनसेपरेबल है, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर अलग अलग लेट आउट नहीं किए जा सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोल्ड स्टोरेज है, उसमें वो बिल्डिंग भी है, उसमें अंदर प्लांट मशीनरी, फर्नीचर भी लगा हुआ है, मैंने किसी टेनेंट को किराए पर दे दिया। अब मैं बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर अलग अलग लेट आउट करना मेरे लिए इस केस में पॉसिबल नहीं है, लेटिंग इनसेपरेबल है, तो इस केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, सारा का सारा रेंट या तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, फिर एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, रेजिडेंशियल हाउस अगर लेट आउट किया है ओनर ने, तो इसकी इनकम स्ट्रिक्टली हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। एसएससी ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता कि ये किराए पर देना तो मेरा बिजनेस है, इसलिए रेंटल इनकम को मेरी बिजनेस इनकम मान लो, एसएससी का ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। इस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी, बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। जब भी एसएससी आर्ग्यू करे कि ये किराए पर देना तो मेरा बिजनेस है, तब भी इसको बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे, ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, लेकिन ये बात रेजिडेंशियल हाउस के लिए है। मान लीजिए अगर एसएससी के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एसएससी ने किराए पर दी, तो इसका रेंट कहां टैक्सेबल होगा? प्राइमरली हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन अल्टरनेटिवली इस कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट को एसएससी बिजनेस इनकम भी मान सकता है। ठीक है, देखो रेजिडेंशियल हाउस की रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम प्राइमरली हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, लेकिन अल्टरनेटिवली एसएससी इसको बिजनेस इनकम भी मान सकता है। अब सुनिए, कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, ये क्या चीज है? कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, देखिए हमने बोला था, आपको ध्यान है, मैंने बोला फेयर रेट, आप जो एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लेना होता है, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लेना होता है। लेकिन सुनिए, अगर मैंने प्रॉपर्टी फरवरी एंड में बेच दी, तो क्या मैं एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे पास फरवरी तक ही थी, तो फिर मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट 11 महीने का ही लेना होगा, क्योंकि मार्च मंथ में इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे पास नहीं थी। तो इस बात का इफेक्ट पड़ता है एक्सपेक्टेड रेंट पर, कि एक्सपेक्टेड रेंट इन जनरल 12 महीने का लिया जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में एक्सपेक्टेड रेंट पार्ट ऑफ ईयर का लिया जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी अगर ड्यूरिंग द ईयर बेच दी है, तो कंप्यूटेशन पीरियड कब तक चलेगा? सेल डेट तक ही। अब एसएससी ने अगर ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी परचेस की है, तो फॉर एग्जाम्पल एसएससी ने प्रॉपर्टी 1 जून को परचेस की है, तो जून टू मार्च 10 महीने का ही एक्सपेक्टेड रेट लिया जाएगा। ठीक है, या एसएससी की प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मान लीजिए 1 जून को हुआ है, तो 1 जून से मार्च तक 10 महीने का ही एक्सपेक्टेड रेट लेना होगा। अब सुनिए कि अगर एसएससी को फ्यूचर ईयर का एडवांस रेंट करंट ईयर में मिला, तो क्या ये रेंट इस रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होगा, या जिस ईयर से बिलोंग करता है ये रेंट उस ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में ये रेंट, जिस ईयर से बिलोंग करता है ये रेंट, उस ईयर में टैक्सेबल होगा, रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात और सुनिए, एसएससी का अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम करना रह गया। ठीक है, जिस ईयर में एसएससी का रेंट अनरियलाइज रहा था, उसी ईयर में उसको क्लेम करना था, लेकिन वो उस ईयर में अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाया, तो सब्सिक्वेंट ईयर में वो अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। जिस ईयर का था वो अनरियलाइज रेंट, उसी ईयर में उसको क्लेम करना है अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन। लेकिन अब सुनिए आगे क्या दे रखा है, हाउएवर इफ इन एनी पास्ट ईयर, अगर उसका कोई डिडक्शन शॉर्ट रहा था, मतलब उसने पास्ट में डिडक्शन तो क्लेम किया था बट शॉर्ट क्लेम किया था, कम क्लेम किया था, अब करंट ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर में रिकवरी आ रही है,
तो रिकवरी में से वो उसका पास्ट में डिडक्शन शॉर्ट रहा था, वो ये शॉर्ट डिडक्शन अभी क्लेम कर सकता है इस रिकवरी में से। ठीक है, तो शॉर्ट डिडक्शन अगर पास्ट में रहा है तो अभी करंट ईयर में रिकवरी आ रही है तो ये शॉर्ट डिडक्शन उस रिकवरी में से क्लेम हो जाएगा और बैलेंस रिकवरी ही टैक्सेबल होगी। हाँ, और हाँ, वो बैलेंस रिकवरी में से भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस होगा। ठीक है, फिर अब एक छोटी सी बात सुनिए, अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेक्शन 115 से गवर्न हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। देखिए, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कुछ डिडक्शंस, एग्जम्पशंस एसएससी क्लेम नहीं कर पाता है। तो अगर एसएससी की प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी पर एक ही डिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है। और अगर एसएससी की प्रॉपर्टी एलओपी डीएलओपी है तो सुनिए, अगर उसको हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में लॉस है, एसएससी की प्रॉपर्टी एलओपी है या डीएलओपी है और हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में लॉस है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही दूसरी प्रॉपर्टी पर प्रॉफिट है उससे सेट ऑफ करा सकता है। मतलब वो इंट्रा हेड हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस सेट ऑफ करा सकता है, लेकिन इंटर हेड मतलब दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं करा सकता वो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस। और साथ ही साथ ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एसएससी पर ये रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ ही कंप्लीट हुआ आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का रिवीजन।